हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जो क्लास 9th का 5th चैप्टर है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फंडामेंटल मीन्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फंडामेंटल मीन्स बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट। बेसिक इकाई मतलब फंडामेंटल मीन्स बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एंड यूनिट मीन्स इकाई। हम इसे बुनियादी भी कह सकते हैं। जैसे फंडामेंटल मतलब हमारी जो लाइफ है एक्चुअल में उसकी क्या बुनियाद है, मीन्स कि उसकी क्या बेसिक वो किस चीज से मिलकर बनी है। लाइफ किस चीज से मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। आगे हम प्रोसीड करते हैं। So, our Earth is inhabited by different kinds of living organisms who look very different from each other. इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारी अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो जो एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब उनका लुक डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है। ओके, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको पता है कि लिविंग क्या है? लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, मीन्स समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, reproduce, respire and carry out different activities of life. मीन्स लिविंग क्या है? जो क्या कर सकता है? जो जिंदा है, मीन्स जो और उसके अलावा क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिस्पायर कर सकता है। ओके, अब मैं इसका एक इंग्लिश डेफिनेशन बताती हूँ। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज लिविंग। एक ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग तब कंसिडर कर सकते हैं जब व्हेन इट परफॉर्म द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इन वन फॉर्म ऑफ अनदर। मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि लिविंग मीन्स होता है विच इज अलाइव, दैट कैन ग्रो, दैट कैन मूव, दैट कैन रिप्रोड्यूस। ये सारी क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। इसमें हम रेस्पिरेशन ले सकते हैं, न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो जो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, जो ये सारी लाइफ प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करता है, उसे क्या बोलते हैं? लिविंग। एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल लेते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, अब देखो ये बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट, इस फंजाई, प्लांट, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं? सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है। ठीक है, जैसे फंजाई हो गया है, प्लांट एंड प्रोटिस्ट एंड फाइनल इज एनिमल। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमने बात कर ली है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में होते क्या हैं। अब आप ये जान चुके हैं। अब हमारे दिमाग में एक बात और आती है कि एक्चुअली में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने किस चीज से हुए? ओके, किस चीज से वो फॉर्म हुए हैं? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस चीज, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनी हुई है, जो जिसे हम सेल कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ओनली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स क्या हो गई? सेल। अब देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक 3D पिक्चर लेकर आ रखी हूँ, किसका? प्लांट सेल का। अब देखो प्लांट सेल है ये, इसके अंदर ये सारे क्या है? ऑर्गेनेलीज। और इसके बाहर एक इनको प्रोटेक्शन के लिए क्या है? एक आउटलाइन टाइप है। ठीक है, एक लेयर है। इसके बारे में मैं आपको फर्दर बताऊंगी आगे। तो अभी हम जानते हैं कि सेल का एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है। एक अच्छा डेफिनेशन भी तो होना चाहिए ना। तो सेल का डेफिनेशन क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। मीन्स जो हम एक, आप एज अ होल ह्यूमन को स्ट्रक्चर लीजिए, उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। मीन्स हम जो बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। जैसे हमारी बहुत सारी सेल्स मिल मिल के क्या बनी?
टिश्यू बनी, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बने, ऑर्गन बने, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बने, ऑर्गन सिस्टम बना, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बने, एक ऑर्गेनिज्म बना। और वो ऑर्गेनिज्म क्या है, एग्जाम्पल में है, मैं ह्यूमंस को लेती हूँ, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ गया। फंक्शनल मीन्स क्या होता है, फंक्शनल मीन्स होता है कि जो सेल्स है वो सारी सेल्स का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काम है, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करती है। देख, कोई सेल मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है, कोई सेल फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, हार्ट सेल्स होती हैं पंप करती हैं ब्लड को, ओके। तो एज अ होल हम क्या बोलेंगे, सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ सेल एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। मतलब जहां भी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करी जाए तो हम किस में स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में, ओके। सो अब हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन की। ये मैं पहला क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ जो बेस्ड है नंबर ऑफ सेल्स पे, ओके, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके बेसिस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है। सो ये दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड, मल्टीसेलुलर मीन्स मैनी सेल्ड, ठीक है। यूनी मतलब सिंगल, मल्टी मीन्स मैनी, ओके। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म मल्टी मल्टी सेल से, मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ओके। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। पहले पॉइंट में मैं बता रही हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं, ये भी बताया आपको मैंने। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मीन्स ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, मीन्स मैनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ लाइफ, मीन्स कि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सिंगल सेल ही है, बाकी सेल्स नहीं है। तो सिर्फ एक सिंगल सेल क्या करेगा, सारी एक्टिविटीज जो होती है लाइफ की, उनको सारी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी सेल्स हैं। सो मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ लाइफ, मीन्स कि मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स ग्रुप, बहुत सारे सेल्स हैं जो कि ग्रुप बना बनाकर अपना अपना फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिसेलुलर की जो लाइफ स्पैन होती है वो शॉर्ट होती है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है। और एक और पॉइंट है यहाँ पर जो छूट गया था, दैट देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, मीन्स कि इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल ही है, डिवीजन कहाँ से होगा लेबर का, मीन्स कि काम जो हमने डिफरेंट डिफरेंट उसमें बांटा गया है वो नहीं हो सकता है ना, बिकॉज सेल ही एक है। सो सारा काम क्या है, एक सेल को ही करना है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है वहां पे कुछ सेल्स क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पर सेल्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, मीन्स सेल्स डिफरेंट डिफरेंट काम को करने के लिए डिवाइड होती है। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स का काम ये काम है, किसी ग्रुप ऑफ सेल्स का काम उनका दूसरा काम है। सो इसको मैं आगे आपको और समझाऊंगी डिवीजन ऑफ लेबर की मीनिंग। अभी मैं एग्जाम्पल्स बताती हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये क्या है, ये जो पहला पिक्चर है ये पैरामीशियम, ये नेक्स्ट क्या है, अमीबा, ये नेक्स्ट बैक्टीरिया। अब मल्टी सेलुलर में जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स में ये पांडा है, क्यूट लगता होगा सबको पांडा, है ना। सो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि सेल की डिस्कवरी हुई कैसे थी, किसने की थी सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, इनका पिक्चर भी लेकर आई हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और कैसे की थी, इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने क्या किया था, एक कॉर्क कॉर्क देखा था, ठीक है। कॉर्क कहाँ मिलता है, ये फाउंड इन बार्क ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के बार्क में पाया जाता है कॉर्क, ठीक है। उन्होंने देखा
कि जो कॉर्क है वो क्या कर रहा है, हनीकॉम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉर्क, जिसमें क्या होते हैं, आपने देखा होगा हनीकॉम में छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वैसा दिख रहा था उन्हें कॉर्क। तो उन्होंने क्या तो उन्होंने उसको क्या बोला, ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट सेल, उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को सेल बोला। और जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड से आ गया है, लिटिल रूम, ठीक है। अब देखिए, और इन्होंने डिस्कवरी कब की थी, 1665 में। और एक बात और है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल थी, ठीक है। और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी ये अपने ही सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में की थी, जो यहाँ पर ये मैं पिक्चर लेकर आई हूँ। इस माइक्रोस्कोप से इन्होंने क्या की थी, अपनी डिस्कवरी देखी थी, ओके, डिस्कवर किया था, कॉक सेल्स को देखा था। अब नेक्स्ट है कि वो एक्चुअल में कॉक सेल दिखते कैसे हैं, है ना। ये देखिए, ये ये हुक की ड्राइंग है, रॉबर्ट हुक की ड्राइंग है, जो उन्होंने अपनी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें उन्होंने अपनी डिस्कवरी मेंशन की थी। सो इस बुक में उन्होंने ये वाला पिक्चर डायग्राम बनाया था। लेकिन आजकल जो डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो कॉक टिश्यूज हैं वो ऐसे दिखते हैं। अब उन्होंने तो ये अपने ही माइक्रोस्कोप से बनाया था, तो उन्होंने ये पिक्चर दिखाया। लेकिन अब जो माइक्रोस्कोप है, नए माइक्रोस्कोप, उसमें ऐसी पिक्चर है इसकी, ठीक है। ये देखिए आप, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स, ओके। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी डिस्कवरीज की। हाँ, मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल थी, ओके, ये आप याद रखिए। एंड नेक्स्ट डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने 1674 में। इन्होंने डिस्कवर की थी एक लिविंग सेल, जो इन्होंने डिस्कवरी इसकी कहाँ की थी, पॉन्ड वाटर में, ओके। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ओके, उन्होंने डिस्कवरी भी की थी और न्यूक्लियस का नेम भी दिया था प्लांट सेल में, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं J.E. परकिंजी। उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, उन्होंने टर्म प्रोटोप्लास्ट दिया था फॉर अ लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन 1839, ठीक है। इन्होंने क्या टर्म दिया था, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगी उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, ओके। अभी आप याद रखिए कि परकिंजी जो है उन्होंने टर्म प्रोटोप्लास्ट टर्म दिया गया था, ठीक है। ये एक फ्लूइड है जो सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सेलिडन एंड स्वान। सेलिडन ने 1838 और स्वान ने 1839, इन दोनों की डिस्कवरी थोड़ी अलग थी। मतलब सेलिडन ने मे बी प्लांट और एनिमल में देखा था और स्वान ने प्लांट्स में देखा था ओनली, तो इनकी जॉइंट डिस्कवरी को हम बोलते हैं सेलिडन एंड स्वान थ्योरी। इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी प्रपोज की थी, ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विर्चॉग, रुडोल्फ विर्चॉग के बारे में, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इसी सेल थ्योरी को क्या कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था और बताया था कि सारी सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जो सारी सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से मिलकर बनी है, मतलब कि नई नई सेल नहीं आई हैं, वो जो पुरानी सेल है वही डिवाइड होकर नई सेल्स बनी है, ओके। और उन्होंने अपने फ्रेज में क्या बोला था, ओमनी सेलुले ए सेलुला, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज सेल थ्योरी, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको कि सेल थ्योरी एक्चुअल में क्या थी, ओके। देखो, सेल थ्योरी क्या थी कि दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हम इसमें ये भी बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने क्या बात, सेल थ्योरी में नेक्स्ट बात क्या थी कि सेल जो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और ठीक है, नेक्स्ट बात ये हो गई, ये मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट तभी बोला गया है उसको, ओके। तो नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं कि ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि रुडोल्फ विर्चो ने यही सेल थ्योरी को क्या किया था, एक्सपेंड किया था
और ये वाली बात कही थी, थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसलिए ये तीनों पॉइंट मिलाकर क्या बनते हैं, सेल थ्योरी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की, जो मैंने आपको पहले अभी बताया, ठीक है। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर क्या किस में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन लाइक हार्ट टू पंप, स्टमक डाइजेशन, स्केलेटल मसल टू परफॉर्म मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे मतलब काम बटे हुए हैं, जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, यहाँ पे हार्ट सेल्स होंगी जो इसमें हेल्प करती होंगी। स्टमक का काम है डाइजेस्ट, फूड डाइजेस्ट करना। मींस ह्यूमन बीइंग्स में ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स में आते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स में आते हैं ना, सो हमारा क्या है कि काम डिफरेंट डिफरेंट बटे हुए हैं, ठीक है। सब में डिवीजन है काम का, ठीक है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो सकता है, हम यूनिसेलुलर में भी देख सकते हैं। कैसे, आप बताएं कैसे। हम उसमें बहुत सारे सेल्स नहीं है, लेकिन विद इन अ सेल भी उसके अंदर डिवीजन है काम का, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस का अलग काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम अलग है, वैक्यूल्स का काम अलग है, राइबोसोम्स का काम अलग है, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन है। सिंगल सेल में हम एक डिवीजन ऑफ लेबर को ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सेल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेल स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज कंस्टिट्यूट मतलब मिलकर एक क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो अभी मैंने आपको बताया पहले कि सेल एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है जो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल से, जो अपना अपना डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल जैसे लेती हूँ, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये है ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हैं, देखिए यहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी अपरेटस है, ओके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ओके। सो मैं आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा 3D पिक्चर लेकर आई हूँ एक सेल का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो बीच में है ये क्या है, न्यूक्लियस, और जिसके बाहर ये आप येलो कलर में देख रहे हैं ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जिसके बाहर ये ब्लू ब्लू कलर में ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये गोल्जी एपरेटस, एंड बाकी ये जो छोटे 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 ये दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर के, ये है राइबोसोम्स, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब मैं सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हम पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ओके। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। देखिए, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ना सेल की, इससे भी बाहर एक कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं सेल वॉल, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन देती है, ओके, सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए उसका फंक्शन है, ओके। अब देखिए, इसके अंदर हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, उसके बाद भी मैं आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाऊंगी, उसका ज्यादा रोल नहीं है। पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ठीक है, जो क्या करती है, सेल को आउटर एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। It allows the entry and exit of some materials. That's why it is called selectively permeable membrane. Selectively means जो सेलेक्ट कर करके चीजों को एंट्री और एग्जिट देती है, सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टिव है, ठीक है। जनरल नहीं है, सबको एग्जिट एंट्री नहीं देती है, क्या करती है, सिलेक्टिव है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट हम जैसे सब्सटेंसेस हो गए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन, वाटर, ये क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं। मींस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर एंटर और एग्जिट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक्चुअली में क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन। ओके, मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट उसके हाई कंसेंट्रेशन, मीन्स कि जो सॉल्यूट जहां पर ज्यादा है वहां से वो मूव करेगा जहां उसकी अमाउंट कम है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक डिफ्यूजन का प्रोसेस समझा रही हूँ। ये जो है ब्लू जो आपको दिख रहा है ये एक सेल है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये एक सेल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर मैं बाकी अंदर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना कुछ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि गैस अंदर और बाहर आते हैं। ठीक है, अंदर और एग्जिट और एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर शो ये करना चाह रही हूँ कि जो अंदर है, सेल के अंदर जो CO2 का कंसेंट्रेशन है वो क्या है, लो है। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पर जो CO2 का कंसेंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है। आपको दिख रहा होगा ये जो पिंक डॉट्स हैं ये क्या है, CO2 के मॉलिक्यूल्स। ओके, कंसेंट्रेशन यहाँ पर हाई है। सो अब आप मुझे बताएं कि जो मूवमेंट होगा, जो CO2 मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, ऑब्वियसली कहाँ होगा। अब इसके हाई कंसेंट्रेशन कहाँ है इसका, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वहां से क्या होगा, सेल की तरफ होगा जहाँ की इसका लो कंसेंट्रेशन है। सो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल की तरफ होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक डिफ्यूजन का प्रोसेस बता रही थी। ठीक है, अब देखिए डिफ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, गैसेस एक्सचेंज में, जैसे O2 और CO2 के एक्सचेंज में। ठीक है, अंदर सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर O2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है CO2 का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन की तरह ही प्रोसीजर है, लेकिन जो डिफ्यूजन है वो किसके लिए हो रहा था, सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए, लेकिन जो ऑस्मोसिस जो होता है वो वाटर के लिए, वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देखो अब हम इसकी क्या समझते हैं, डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मीन्स कि जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, जहां उसकी वाटर की हाई कंसेंट्रेशन है और वहां से कहाँ होगा, उसकी लो कंसेंट्रेशन, मतलब जहां पे वाटर कम है। ठीक है, देखो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब इसके लिए मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ, आगे बताऊंगी इसका। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो वाटर का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है, अफेक्ट हो सकता है कि वाटर का जो अमाउंट है उसमें कोई सब्सटेंस मिलाया तो नहीं गया है, या वाटर प्योर है या नहीं है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, what will happen if we put an animal cell on a plant cell into a solution of salt or sugar? Means अगर अगर हम एक एनिमल सेल और प्लांट सेल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सोचो सोचो, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब हम इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक बीकर लिया है। ठीक है, बीकर लिया है, इस पे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन में एक सेल डाला है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, वाटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने क्या डाला है, एक सेल डाला है, जो येलो येलो दिख रहा है आपको वो एक सेल है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, उसमें वाटर का अमाउंट क्या है, कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, दिख रहा होगा आपको। लेकिन जो सेल है उसके अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। तो
जो मूवमेंट होगा, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा कि वाटर का, जहां वाटर की हाई कंसंट्रेशन है वहां वहां से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो जो मूवमेंट होगा वो कहाँ कहाँ से कहाँ होगा, वाटर से लेकर, मूवमेंट होगा सॉल्यूशन से, वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन से सेल की तरफ होगा। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब देखो, जब वाटर का मूवमेंट सेल की तरफ होगा, सेल क्या हो जाएगा, मोटू। ठीक है, सेल विल बिकम स्वेल। ठीक है, मतलब सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, फिर से मैंने सैंपल 2 में क्या किया है, एक और बीकर ले लिया है, उसमें मैंने फिर से एक सॉल्यूशन बनाया है और एक सेल डाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया है कि जो वाटर का अमाउंट है सॉल्यूशन में वो कम है, क्योंकि मैंने इसे, इसमें कोई और सॉल्यूशन बना दिया गया है, इसलिए वाटर का जो अमाउंट सॉल्यूशन में है वो कम आ गया है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, लेकिन सेल में क्या है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। तो फिर से वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, फिर से वही ऑस्मोसिस की प्रोसेस अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, सेल से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो सेल का क्या हाल होगा, सेल क्या हो जाएगा, पिचकू। सेल क्या होगा, श्रिंक हो गया, सेल बिकम श्रिंक। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सैंपल 3। मैंने सैंपल 3 भी लिया आपके लिए। देखो ये एक बीकर है, फिर से मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगी। अब देखो आप देखो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या लग रहा है कि दोनों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं। तो क्या होगा, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, दोनों तरफ होगा। अंदर सॉल्यूशन टू सेल भी होगा, सेल टू सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन जो नेट मूवमेंट, आप इसको क्या मानेंगे कि मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, जितना बाहर से अंदर आ रहा है उतना अंदर से बाहर चला जा रहा है, तो मूवमेंट क्या हुआ, जीरो। ओके, सो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेल का क्या हाल होगा बताओ, सेल क्या होगा, सेम साइज का रहेगा, बिकॉज ना सेल के अंदर पानी आया है ना सेल के बाहर पानी गया है, तो सेल विल स्टे इन सेम साइज। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पार्ट 2 में जल्दी ही अपलोड करूंगी इसका। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।